नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज एक बेहद जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करनी है। ये मुद्दा है अनुच्छेद 370 का, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अक्सर सभी लोग धारा 370 कहते हैं। आखिर ये अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है, वो हमारे संविधान का हिस्सा कैसे बना और क्यों इस पर इतना विवाद रहा है। खास तौर पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे कांग्रेस और खास तौर पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी असफलता के रूप में चिन्हित किया जाता रहा है। राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया जाता रहा है, चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन 370 आखिर हमारे संविधान का हिस्सा कैसे बना, ये बहुत लोग नहीं जानते। 370 की कहानी आपको सुनाऊं, इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर आजादी के समय क्या वो माहौल था जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष रियायत देने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि भारत की आजादी की जो लड़ाई चल रही थी वो दो तरीके की थी। एक तो ब्रिटिश इंडिया की आजादी की लड़ाई, यानी वो शासन क्षेत्र जहां अंग्रेजों का सीधे कब्जा था, उसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, यानी जहां उनके सीधे कानून चलते थे, प्रशासन उनके हाथ में था। इसके अलावा एक भारत का वो भी हिस्सा था जहां पे देशी रजवाड़े उनकी हुकूमत चलती थी और अंग्रेजों के साथ उनकी तरह तरह की संधियां थी और लगभग 562 ऐसी रियासतें थी जो इन देशी राजाओं के अधीन थी। और जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने ये तरह से सुविधा दी कि तमाम जो देशी रियासतें हैं वे चाहें तो भारत के साथ जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं और चाहे आजाद हो जाएं। कांग्रेस की एक नीति थी कि वो जो आजाद भारत का सपना देख रही है उसमें ये देशी रियासतें भी शामिल होंगी। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें कहा गया था, हमारा लक्ष्य ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों के लिए वही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है और पूर्ण स्वराज के कांग्रेस के ध्येय में देशी राज्यों के साथ संपूर्ण भारत का समावेश होगा। यानी कांग्रेस ने आजादी के काफी पहले यह बात स्पष्ट कर दिया था कि वो जो भारत बनाना चाहती है उसमें देशी राज्य भी शामिल होंगे। और ये बात देशी राजाओं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कांग्रेस उनकी रियासतों में सीधे हस्तक्षेप भी नहीं करती थी। उसके लिए एक अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद बनाई गई थी जो स्थानीय स्तर पर एक बड़े राष्ट्रीय स्वप्न के साथ लोगों को जोड़ रही थी और तमाम अलग अलग इलाके में उसके नेता थे जो उससे जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का कोई नेता उसका अध्यक्ष हुआ करता था। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के दौर के समय जो अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद थी उसके अध्यक्ष थे। यानी कांग्रेस सीधे हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन वहां की जनता की जो पीड़ा थी उसको आवाज देने के लिए स्थानीय संगठन थे। जैसे जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, वो थी जिसने 1932 में एक बड़ा लोकप्रिय आंदोलन चलाया था वहां के किसानों के मुद्दे पर, भूमि सुधार के मुद्दे पर। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें जेल में डाला जाता था और कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू उनके समर्थन में खड़े होते थे। तो पहली बात तो यह जान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। बाकी रियासतों ने, 3 रियासतों को छोड़कर, दरअसल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इनको छोड़कर किसी न किसी तरीके से सभी रियासतें
भारत के साथ विलय करने को तैयार हो गई थी। इसके पीछे कांग्रेस का वो बड़ा जन आंदोलन था जिसने एक राष्ट्रीय स्वप्न पैदा किया था और जिसने मजबूर किया था वहां की रियासतों को कि वे इस आजादी का, एक नए भारत के संकल्प का विरोध न करें। उन्हें तरह तरह के प्रलोभन भी दिए गए थे। मसलन उनसे कहा गया था कि आपके टाइटल्स बरकरार रहेंगे या फिर आपको प्रिवी पर्स दिया जाएगा। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि चलिए हमारी हुकूमत बरकरार रहेगी, एक स्तर पर हमारा सम्मान बरकरार रहेगा, और उनके पास कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। जब हैदराबाद के निजाम ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आप जानते हैं वहां सैनिक कार्रवाई हुई थी और जूनागढ़ में बाकायदा जनमत संग्रह भी हुआ था जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में सिर्फ 90 वोट पड़े थे। यानी कांग्रेस का कहना था कि जनता जो चाहेगी वो होगा, सिर्फ किसी रियासत का जो राजा है उसकी इच्छा से नहीं होगा। इसी वजह से बहुत लोग ये मानते थे कि चूंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है इसलिए वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह चाहते तो यह समस्या नहीं होती। जो लोग इसे हिंदू और मुस्लिम के खांचे में देखते हैं उन्हें जानकर थोड़ा झटका लगेगा कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में बिल्कुल शामिल होने को तैयार नहीं थे और इसी वजह से सारी समस्या पैदा हुई। वो चाहते थे कि उनका एक स्वतंत्र राज्य हो, वे कुछ स्विट्जरलैंड जैसी कल्पना चाहते थे जो पाकिस्तान से भी रिश्ता रखे, भारत से भी रखे और संयुक्त राष्ट्र में भी उसका प्रतिनिधित्व हो। और इसीलिए उन्होंने स्टैंड स्टिल समझौता करने का एक प्रस्ताव दिया, यानी यथावत स्थितियां यथावत रहें, जिसे पाकिस्तान ने तुरंत स्वीकार कर लिया पर भारत ने स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे कहीं ना कहीं जिन्हें सबसे ज्यादा गुनहगार बताया जाता है वो पंडित नेहरू और उनका विजन था, उनकी सोच थी, जिनके दिल में कश्मीर था, जिनके पुरखे कश्मीर से आए थे। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखकर, भारत के साथ लाकर ये साबित करना चाहते थे कि जिन्ना जिस टू नेशन थ्योरी के आधार पर भारत का विभाजन कर रहे हैं वो एक गलत थ्योरी है। जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक सेकुलर भारत चाहती थी, लेकिन उसकी राह में अगर कोई रोड़ा थे तो वो थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह काफी देर करते जा रहे थे, विलय की बात नहीं मान रहे थे। तो चूंकि वो भारत का हिस्सा 15 अगस्त से पहले नहीं बना था तो भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। इधर ये खबरें आने लगी कि वहां पर कबायलियों के जरिए पाकिस्तान घुसपैठ कराकर कब्जा करना चाहता है और इधर नेहरू चाहते थे कि किसी तरह वहां पर सैनिक कार्रवाई कर दी जाए। और इसी संदर्भ में उन्होंने 27 सितंबर को एक पत्र लिखा था सरदार पटेल को, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि यहां जल्द से जल्द सैनिक कार्रवाई कुछ इस तरह से किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि शेख अब्दुल्ला को लेकर विलय कर लिया जाए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इससे युद्ध भड़क सकता है। और सरदार पटेल भी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत लोग ये मानते हैं कि सरदार पटेल की चली होती तो ये मसला नहीं रहता, लेकिन सरदार पटेल भी इस सिद्धांत पर कि जहां पर आबादी मुसलमानों की ज्यादा है वो पाकिस्तान के साथ जा सकती है, वो बहुत उत्साहित नहीं थे। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़े पत्रकार हमारे देश के हुए हैं, कुलदीप नैयर साहब, जो सियालकोट से भारत आए थे विभाजन के बाद। यहां उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और बाद में वो गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के प्रेस सचिव रहे, फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जब थे उनके प्रेस सचिव रहे। उनकी जो किताब है, जो बियॉन्ड द लाइन, उनकी आत्मकथा है जो हिंदी में एक जिंदगी काफी नहीं है, इस शीर्षक से प्रकाशित हुई है। उसके पेज नंबर 84 में वो लिखते हैं, यह सच है कि नेहरू कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे,
लेकिन पटेल इसके खिलाफ थे। शेख अब्दुल्ला ने कई वर्षों के बाद एक इंटरव्यू में 21 फरवरी 1971 में मुझे बताया था कि पटेल ने उनके साथ बहस करते हुए कहा था कि चूंकि कश्मीर मुसलमानों की बहुसंख्या वाला क्षेत्र है, इसलिए उसे पाकिस्तान से मिलना चाहिए। जब महाराजा ने इसे भारत के साथ मिलाने की इच्छा प्रकट करते हुए नई दिल्ली को निमंत्रण दिया, तब भी पटेल ने कहा कि हमें कश्मीर में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, हमारे पास पहले से ही बहुत सी समस्याएं हैं। यानी पटेल बहुत उत्साहित नहीं थे। ये शुरू की बात है। बाद में जब ये फैसला हुआ कि वहां पर सैनिक कार्रवाई होगी और हरि सिंह भारत में विलय के लिए तैयार हो गए, तब पटेल ने एक बड़ी भूमिका अदा की, जिस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि 27 सितंबर 1947 को पत्र लिखा था नेहरू ने पटेल को, लेकिन माउंटबेटन तैयार नहीं हुए। इसके बाद की कहानी यह है कि 24 अक्टूबर को कबायली कश्मीर में घुस आए और तेजी के साथ वो श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। अब राजा के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उसकी सेना बहुत छोटी थी, कमजोर थी, और उस समय शेख अब्दुल्ला और तमाम कश्मीरियों ने कबायलियों का मुकाबला किया। उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुकाबला किया, जो अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के साथ थी, और कहीं ना कहीं नेहरू के साथ दोस्ती थी, और सेकुलर भारत का वो ख्वाब जो था, उसमें ही कश्मीर का भविष्य शेख अब्दुल्ला देख रहे थे। ऐसे में 26 अक्टूबर 1947 को, यानी आजादी के कई महीने बाद, राजा हरि सिंह ने मजबूर होकर विलय पर अपनी सहमति दी। यानी वे तैयार हो गए कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन इसके लिए उनकी शर्त यह थी कि वे सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार, इन 3 चीजों को ही भारत सरकार के अधीन करेंगे, बाकी सब पर उनका अधिकार रहेगा, वे जैसा चाहेंगे कानून बनाएंगे। और उन्होंने लिखा भी है, इस विलय के जो प्रस्ताव है उसको लेकर राजा हरि सिंह कहते हैं कि इस विलय पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे भारत के किसी भावी संविधान के स्वीकार के लिए मेरी वचनबद्धता माना जाए, या जो भारत सरकार के साथ ऐसे किसी भावी संविधान के साथ अपने संबंध हेतु समझौता करने के मेरे अधिकार को बाधित करे। अब आप समझिए कि राजा हरि सिंह विलय के लिए तो मजबूरी में तैयार हुए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि भारत सरकार का नियंत्रण हर क्षेत्र में हो। यानी जो विशेष दर्जे की बात है, अलग एक अपना अस्तित्व बनाए रखने की बात है, वो राजा हरि सिंह की इसी मांग के चलते हुआ। और सरदार पटेल ने 12 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में कहा, उन विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिनका सामना जम्मू और कश्मीर सरकार कर रही है, हमने केंद्र के साथ राज्य के संवैधानिक संबंधों को लेकर वर्तमान आधारों पर विशिष्ट व्यवस्था की है। यानी जो एक उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, सरदार पटेल उस अनुच्छेद 370 के शिल्पकार थे। पंडित नेहरू तो उस समय अमेरिका में थे, लेकिन सरदार पटेल ने न सिर्फ कांग्रेस को तैयार किया जो विरोध कर रही थी उस समय, बल्कि पूरी संविधान सभा को भी इसके लिए राजी किया कि वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का जो प्रावधान है उसको मान ले। तो जो लोग कहते हैं कि सरदार पटेल इसके खिलाफ थे और नेहरू चाहते थे, वे दरअसल तथ्यतः गलत बात कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि 370 जो हमारे संविधान में शामिल हुआ, संविधान सभा में जिसकी स्वीकृति हुई, उसमें क्या खास बात थी। उसमें 6 प्रमुख मुद्दे थे। पहला, जम्मू और कश्मीर को अलग संविधान बनाने की इजाजत होगी। भारतीय संसद के अधिकार रक्षा, विदेश मामलों और संचार तक सीमित रहेंगे, ये दूसरा। और अन्य मामलों में परिवर्तन राज्य सरकार की सहमति से ही हो सकेंगे, ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा था कि यह सहमति अस्थायी होगी, जिसे संविधान सभा से पुष्ट करना होगा। यह संविधान सभा जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के बारे में यहां कहा गया।
और पांचवा, राज्य सरकार को सहमति देने का अधिकार केवल तभी तक होगा जब तक संविधान सभा की बैठक नहीं बुलाई जाती। संविधान बना देने के बाद संविधान सभा भंग कर दी जाएगी। और आखिरी ये था कि राष्ट्रपति को इस धारा को हटाने या संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए संविधान सभा की संस्तुति आवश्यक होगी। अब आप यहां देखें कि ये सारा कुछ जो चल रहा है ये किसी तरह जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की कोशिशों के तहत हुआ, वरना वो भारत का हिस्सा नहीं बनता। यानी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 की वजह से ही जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिस पर बाद में इतना विवाद हुआ। दरअसल ये पंडित नेहरू का स्वप्न था और इसके पीछे सरदार पटेल की कूटनीति थी, जिसकी वजह से यह संभव हो पाया। और सरदार पटेल के सचिव वी शंकर, जिन्होंने उनके तमाम पत्रों का संपादन किया है, नवजीवन ट्रस्ट जो अहमदाबाद का है उसका प्रकाशन है, उसने सरदार पटेल के चुने हुए पत्र प्रकाशित किए हैं। उसके पेज नंबर 221 में वी शंकर जो लिखते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के संबंध में सरदार की एक उल्लेखनीय सिद्धि यह थी कि उन्होंने भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जुड़वाया, जो भारत के साथ कश्मीर राज्य के संबंध की व्याख्या करता है। गौर कीजिए, अनुच्छेद 370 को जुड़वाना वे सरदार पटेल की एक उल्लेखनीय सिद्धि मानते हैं। और आगे वे लिखते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने इस अनुच्छेद के मसौदे का जोरदार बल्कि हिंसक ढंग से भी विरोध किया, क्योंकि यह अनुच्छेद कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। नेहरू जी की अनुपस्थिति में सरदार ने कांग्रेस पार्टी को अपना रवैया बदलने के लिए समझाने का काम हाथ में लिया। यह काम इतनी सफलता से किया कि संविधान सभा में इस अनुच्छेद की बहुत चर्चा नहीं हुई और ना ही इसका विरोध हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि सरदार पटेल किस तरीके से अनुच्छेद 370 के शिल्पकार थे। और संविधान सभा में विरोध करने वाले कौन थे? सबसे प्रबल विरोध किसी ने किया था तो वो थे मौलाना हसरत मोहानी। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस संविधान सभा के सदस्य थे, मौजूद थे, और उन्होंने विरोध नहीं किया था। जिनके बारे में नारे लगते हैं कि वे कश्मीर के लिए बलिदान हुए, उन्होंने विरोध नहीं किया था। उन्होंने विरोध किया था जब 8 अप्रैल 1950 को नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जिसे हम दिल्ली समझौते के रूप में जानते हैं, जिसमें दोनों सरकारों ने ये वादा किया था कि वे अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। इस मुद्दे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। यानी जब 370 शामिल किया गया अनुच्छेद संविधान में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई विरोध नहीं किया था, जिसको लेकर बहुत प्रचार किया जाता है। अब आइए जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की बात कर लेते हैं। 1 मई 1951 को घोषणा हुई कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। 1 सितंबर 1951 को संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी सीटें लगभग जीत ली। 5 नवंबर को इसका पहला सत्र बुलाया गया, जिसमें कर्ण सिंह को यानी राजा हरि सिंह के बेटे को सदर रियासत और शेख अब्दुल्ला को वजीर आजम बनाया गया। यह उसकी विशिष्टता का प्रतीक था कि वहां पर राज्यपाल नहीं सदर रियासत होगा, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं, वहां पर वजीर आजम कहा जाएगा। और इस संविधान सभा ने राज्य के तमाम मसलों पर कानून बनाए और 17 नवंबर 1956 को यह संविधान सभा भंग कर दी गई। यानी अब इस अनुच्छेद को हटाने के लिए जिस संविधान सभा की आवश्यकता थी वो थी ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई परिवर्तन नहीं हुए। सच्चाई यह है कि विधानसभा को, जम्मू कश्मीर की विधानसभा को संविधान सभा का स्थानापन्न मानते हुए न जाने कितने परिवर्तन हुए। जैसे 1954 में चुंगी, आबकारी, डाक और नागरिक उड्डयन के नियम जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए। 1958 में आईएएस और आईपीएस की वहां नियुक्ति होने लगी। सीएजी का अधिकार भी राज्य पर लागू हुआ। 1959 में
भारतीय जनगणना कानून लागू हुआ। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुननी शुरू की। 1964 में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार हो गया और 1966 में सदर रियासत को राज्यपाल और वजीर आजम को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। यानी अगर आप देखें तो धीरे धीरे ये अनुच्छेद घिसता चला गया, लेकिन चूंकि विधानसभा से ये सारा प्रस्ताव पारित हो रहा था तो ये कहा गया कि ये एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की सहमति से हो रहा है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है और जो संविधान की मूल भावना थी उसका उल्लंघन नहीं किया गया। और आप देखें तो ऐसे तमाम विशेष प्रावधान इस भारत का जो एकीकरण हुआ राज्यों का, उसमें अन्य राज्यों के साथ भी हुआ। अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ये आज भी ये कानून लागू है। और ऐसा इसलिए कि ऐसे जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र रहे हैं वो बड़ी लुभावनी जगह हैं और वहां पर पैसे वाले जाकर अंधाधुंध खरीद ना करें, वहां का पर्यावरण ना बिगाड़ें, वहां की जो स्थानीय संस्कृति है वो बाहरी लोगों के प्रवेश से बदल ना जाए, इस चिंता के तहत ये सब किया गया। और बहुत से कानून जो डोगरा शासन के थे वो सब लागू रहे। जैसे कि एक ये कानून था कि अगर वहां की लड़की किसी बाहर के नागरिक से, किसी अन्य राज्य के नागरिक से शादी करती है तो उसके अधिकार जो पैतृक संपत्ति पे या जमीन पर वो सब नहीं रह जाएंगे। लेकिन ये भी बदल दिया गया। 2002 में 17 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने, माफ करिएगा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसके तहत ये माना गया कि बाहर भी कोई शादी करेगा तो फिर उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार बरकरार रहेंगे। तो ये पूरा मसला था। जब ये कानून हटाया गया तो विरोध पूरा इसीलिए किया जा रहा था कि आखिर यहां पर जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो 15 अगस्त 1947 को हमारे साथ नहीं था, यानी भारत के साथ नहीं था, वो भारत के साथ लाया गया। और ये जो सिद्धांत था कि अगर मुस्लिम आबादी है तो वो चली जाएगी पाकिस्तान में और जहां हिंदू बहुमत है वही रहेगा भारत में, इस टू नेशन थ्योरी को जम्मू कश्मीर को अपने साथ लाकर भारतीय नेतृत्व ने, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने गलत साबित कर दिया। तो एक बहुत बड़ी जीत थी। बहरहाल इसे मुद्दा बनाया गया और लगातार ये मुद्दा बनता रहा राजनीति में। और फिर आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक अधिसूचना राष्ट्रपति ने जारी की, ये मानते हुए कि वहाँ विधानसभा नहीं है लेकिन राज्यपाल में विधानसभा की शक्ति निहित है। इस अनुच्छेद को हटा दिया गया। एक जो गाना है ना, हम लाए थे तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उसमें बच्चों की सहमति भी बहुत ज़रूरी थी। और जम्मू कश्मीर को साथ लाना एक बहुत बड़ा प्रयोग था और जिसमें हमारे नेताओं को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरा जो एक्सप्लेनर है, जो एक विश्लेषण है, वो पसंद आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।